Good morning. So today we are going to discuss once again the subject history, and in which the name of the topic is going to be nationalism in India. We did start this topic yesterday, but of course, since it's a very long topic, so it is going to take another two more lectures, or I think another one and a half lecture would do. As of now, so let's revise first of all what did we do yesterday. Yesterday we did understand the word nationalism. Nation as in the country, and we are talking about that feeling of belongingness towards our own country, patriotic feeling towards our own country, and which actually led to the freedom struggle. Then we talked about, of course, the nationalism. Since we are Indians, so we talked about the word India, okay, which is our country. Now what are we going to do today? कल हम लोगों ने खत्म किया था the year 1919, which was a pretty important year for the point of board. Along with that freedom struggle and history के लिए भी आपको मालूम होना चाहिए. 1919 के अंदर you must have remembered yesterday that Rowlatt Act was passed very hurriedly, very hush in a way. Why? Because they do not want, whom I'm talking about, they means the Britishers. वो लोग ब्रिटिशर्स कभी चाहते ही नहीं थे कि इंडिया के अंदर ये फ्रीडम स्ट्रगल हो. आप खुद सोचो, आपके यहाँ पर फ्री में स्लेव्स काम कर रहे हैं, एंड यू नो whom I'm talking about in term of slaves, इंडियंस. वी उनको फ्री में स्लेव्स मिले हुए हैं, और यदि आपने उनको ज़्यादा पढ़ा दिया, ज़्यादा उनको स्टडीज़ करवा दिया, लिटरेट करवा दिया, तो लिटरेसी में एक ही पोर्शन प्रॉब्लम होती है, एंड दैट इज़ दैट जो बंदा लिटरेट होता है वो क्वेश्चंस करना चालू कर देता है. सपोज करो मैंने आपको कल मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ाया था या एक हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको कुछ भी एक चीज़ दिया एंड आपके डाउट्स चालू हो जाते हैं. सर हमें समझ में नहीं आया, सर उसको नहीं आया, सर ये क्वेश्चन नहीं आया. मान लो आपने ये पढ़ा ही नहीं होता, तो क्या लगता है, डाउट्स आते हैं? आई डोंट थिंक सो. लिटरेसी या पढ़ाई या बीइंग एजुकेटेड या एजुकेशन एक इतना इंपॉर्टेंट टूल है, बिकॉज वो आपको क्वेश्चन करने की ताकत देता है. वो आपको बताता है कि ये सही है या गलत. आप क्वेश्चंस पूछो और आपको आंसर्स मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट ब्रिटिश वाज ट्राइंग टू अवॉइड. ब्रिटिश नेवर एवर वांटेड इंडियंस टू बी दैट लिटरेट. उनका पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम था ही उस टाइप का इंडियंस के लिए कि वो चाहते ही थे कि हम उनको सर्व करें. सर्व, ओके. Now today we are going to talk about post the Rowlatt Act, but in the same year, that is 1919. And you know that we are going to then once again bring this huge, enormous, gigantic personality whose name was Mahatma Gandhi ji, who came from South Africa in the year 1915. Now let's talk about 1919 today, 1919. What actually happened post the Rowlatt Act? आपको अभी तक ये मालूम था कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह चालू किया, which was absolutely fine. But then came the problem that सत्याग्रह आखिर बंद क्यों हुआ, मतलब क्या हुआ सत्याग्रह के अंदर कि वो सत्याग्रह मूवमेंट उन्हें कॉल ऑफ करना पड़ा या उसके आगे उतना नहीं चला. फर्स्ट पॉइंट वाज द जलियांवाला बाग और द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. नाउ जलियांवाला बाग इंसिडेंट बहुत फेमस इंसिडेंट है. तो यहाँ पर हुआ क्या था? On 13th of April 1919, 13th April, guys please pay very sincere attention to the part of dates, because यदि आपको dates, locations, person का नाम और हुआ क्या था आपको मालूम होगा, तो आई एम श्योर कि आप सब लोगों की इंग्लिश उतनी भी बुरी नहीं होगी कि आप अपने आप से कुछ बना करके नहीं लिख सकते हो. बट ऑफकोर्स यदि आपको मेन कंटेंट ही नहीं मालूम है, then it's a problem. So remember that Jallianwala Bagh incident happened in the year of 1919, in the same year when this Rowlatt Act was passed. What was the date? 13th of April 1919. The problem was Britishers were trying every way, every option to keep Indians under control. बट उनको भी समझ में आ रहा था कि अब इंडियंस धीरे धीरे दब नहीं रहे हैं. दे आर नाउ नो मोर इन दैट सप्रेसिव मोड. हम उन्हें उतना ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं. अब ये क्वेश्चंस करना चालू कर रहे हैं. अलग अलग इंडिया में ग्रुप्स बन रहे थे अलग अलग जगह पर, एंड ब्रिटिश उस टाइम पर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी काफ़ी वीक हो चुका था. क्यों? आपको मालूम होगा, हम लोग हमेशा बोलते हैं से इंडिया ने कभी भी
पहले वॉर नहीं किया, इसका मतलब है इंडिया बहुत ही वीक कंट्री है। आई एम सॉरी गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गेट योर फैक्ट्स रेडी। If you will see the latest reports, India technically is among the third or the fourth largest nation in terms of army. I'm not talking about the population. So technically, if you understand, India इतनी बड़ी आर्मी लेने के बाद में भी इतना डरता क्यों रहता है, इतना डरपोक क्यों है इंडिया? थिंक अगेन, इंडिया डरपोक नहीं है, इंडिया बहुत सेंसिबल है। सेंसिबल क्यों बोल रहे हो सर? दूसरी कंट्रीज आकर के हमारे पास में अटैक करती है, हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, टेररिज्म का प्रॉब्लम होता है, अलग अलग जगह से लोग बाग आते रहते हैं, क्या चल रहा है सर ये? प्लीज अंडरस्टैंड दैट इज द इशू विद द पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अंदर आर्मी बड़ी होने का मतलब हम वर्ल्ड को बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर एक से जाकर के फाइट करें, बट इसका सिंपल एक ही मतलब है that we are very proud that we have got the largest army but we do not attack because हमें मालूम है कि यदि वॉर होता है तो दोनों कंट्री सफर करते हैं, जिसने वॉर किया और जिस पर वॉर हुआ। ना आप सोचो, जगह जगह बिल्डिंग्स टूटी होंगी, बहुत सारे लोग मर रहे होंगे, हॉस्पिटल एकदम जैम पैक्ड होंगे, आपको ऐसी कंट्री चलेगी? बड़े प्राउडली बोलते रहना कि हाँ इंडिया की इतनी बड़ी आर्मी है, उसने अटैक कर दिया, बट देन सामने वाली कंट्री भी तो अटैक करेगी यहाँ पर, एंड दैट इज द रीजन व्हाई। सो वी डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि बातों से चीजों को सुलझा दिया जाए, बट यहां पर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। जलियांवाला बाग इंसिडेंट which happened in 13th of April 1919. Now what happened? There was this बैसाखी फेयर। जैसे आपको मालूम है अप्रैल काइंड ऑफ कस्प का सीजन होता है। कस्प मतलब विंटर्स इंडिया में जा रहे होते हैं एंड समर्स ऑलमोस्ट आ रहे होते हैं। सो बैसाखी एक बहुत फेमस बाय द वे फेस्टिवल है, क्योंकि ऑल अक्रॉस नॉर्मली सिक्स इसको बहुत सेलिब्रेट करते हैं। द सिक्स जो बाय द वे रिलीजन है वो इन्हें बहुत फॉलो करते हैं। तो बैसाखी के अंदर जब भी कभी फसलें आप बाय द वे जो भी आपने क्रॉप यील्ड किया होता है, आप उनकी पूजा करते हो, आप उनके लिए बाय द वे करते हो, एंड इट इज टेक्निकली अ हार्वेस्टिंग सीजन, काइंड ऑफ दैट। तो बहुत बड़ा फेयर लगता है, लोगों के पास में पैसे होते हैं, वो लोग खर्च करने के लिए निकलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बैसाखी फेयर वहां पर लगा हुआ था, बट द इशू वाज दैट किसी को मालूम नहीं था, बिकॉज विलेजेस से दूर दूर से लोग बाग आते हैं। जैसे अभी आपको मालूम होगा कोरोना लॉकडाउन के अंडर सेक्शन 144 is being imposed. What do you mean by the word section 144? That means no more than 3 to 5 people are allowed to stand together. अब देखोगे मैं डेली अकेला ही यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहता हूँ, बट जो लोग मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, दे नो सर क्लास तो पूरी भरी हुई रहती है, फिर ये चक्कर क्या है सर, आप इतने खाली कैसे बैठे हुए हो? Think about it again. What am I trying to do? I'm trying to follow the government norms. How am I trying to follow the government norms? Because government has clearly, asked that इतना बड़ा पेंडेमिक फैला हुआ है, आप प्लीज रोड पर मत घूमो, बिकॉज उसकी वजह से और भी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है। सो जो विलेजर्स बैसाखी का फेयर अटेंड करने के लिए गए थे, उन्हें नहीं मालूम था कि ब्रिटिशर्स ने उसी दिन मार्शल लॉ लगा दिया था। What do you mean by the word martial law? बहुत सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, so they were not allowed to stand, they were not allowed to come over there in the fair, they were not allowed to celebrate this festival. हिंदूज या इंडिया के अंदर यदि आप ढंग से देखोगे तो every second day there is a festival, every third day there is something big which is happening on. ऐसी कंट्री के अंदर जिस पर्टिकुलर जगह पर आपने ये किया, बैसाखी वहां पर बहुत बड़ा फेस्टिवल मानते हैं। जैसे अपने यहाँ पर से महाराष्ट्र के अंदर, बिकॉज आई एम स्टैंडिंग इन अ प्लेस विच इज इन महाराष्ट्र, यहाँ पर बप्पा दैट इज द लॉर्ड गणेशा को बहुत मानते हैं। तो बप्पा के टाइम पर लिटरली हम सब लोग पागलों की तरह हो जाते हैं, मतलब आरती गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, एंड वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग। सब जने अपने अपने बड़े बड़े हैप्पी वाले मोड में होते हैं। इमेजिन करो उस टाइम पर किसी ने बोल दिया यू आर नॉट सपोज टू सेलिब्रेट द बप्पास फेस्टिवल। एक्सक्यूज मी, व्हाट डू यू मीन बाय वी आर नॉट सपोज टू सेलिब्रेट? वी विल सेलिब्रेट, हम तो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये था यहाँ पर तो विलेजर्स को, बिकॉज वो बेचारे अलग अलग गांव से आए थे, उनको नहीं मालूम था कि बैसाखी फेयर वाज ओवर देयर। एंड देन उस पर्टिकुलर टाइम पर जो ब्रिटिशर्स ने एक अपने जनरल को बुलाया हुआ था जिसका नाम था मिस्टर डायर।
सो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल डायर। सो जनरल डायर ने ऑर्डर किया था कि कोई भी लोग उस पर्टिकुलर जगह पर जो जलियांवाला बाग था उस जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। नो इश्यूज, यदि मान लो कोई गलती से आ भी गया है तो वो आप, यदि आपकी पुलिस है, आप उनको बोल भी सकते थे दैट यू नीड टू गो बिकॉज यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया हुआ है, यहाँ पर यू आर नॉट अलाउड टू स्टैंड। बट जनरल डायर डिड समथिंग which gives still goosebumps to each and every individual of India. What did he do? Let's see it. जनरल डायर ने अपनी, बाय द वे, जो बटालियन थी, जो पुलिस था उनके अंडर पे, उनको उन्होंने बोला कि वो जो पार्क था, जो जलियांवाला बाग था, उस पर्टिकुलर जगह को आप क्लोज कर दो, जो गेट्स थे वो गेट्स लगा दो। अनफॉर्चुनेटली देयर वाज ओनली अ सिंगल एंट्री एंड अ सिंगल एग्जिट। उनके गेट्स लगा दिए गए। And since General Dyer was a very very rude fellow and kind of a tyrant person, उसने immediately shoot at side के orders दे दिए, पार्क को बंद कर दिया, and he asked to shoot. He asked whom to shoot? Those particular fellow soldiers, shockingly जिनमें से majority soldiers Indians ही थे। They asked, sir, why are you asking us to shoot them? They are with us. They said either you shoot or I am going to shoot. And of course, since वो सारे के सारे लोग जॉब्स पे थे, उनको अपनी नौकरी भी बचानी थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, and the Britishers started fighting, shooting. जब Britishers ने शूट किया, a lot of children were dead over there. A lot of ladies actually had to jump. उसी जलियांवाला बाग के अंदर there was this small well, एक कुआं था ना। जो लेडीज आई हुई थी, उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको पहले लगा कि हम अपने बच्चों को बचाते हैं, तो उन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए सोचा कि हम कुएं में कूद जाते हैं, ताकि एटलीस्ट जब ये पूरा खत्म हो जाएगा हम कुएं से किसी ढंग से बाहर निकल पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली द वेल वाज वेरी डीप एंड दे एक्चुअली जंप्ड इन द वेल एंड दे वर ऑल डेड। बहुत सारे लोग मरे। सो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर डेड राइट जस्ट बिकॉज दिस पर्टिकुलर टायरेंट पर्सन ordered to shoot people. In fact, that was so rude that चारों तरफ वहां पर पार्क में, it was such a horrible scene that चारों तरफ वहां पर केवल डेड बॉडीज पड़े हुए थे। Post than that, इंडिया के अंदर तो जैसे ये वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो गया, सारे तरफ में क्लैशेस होने लगे, सब लोगों ने वायलेंस को बाय द वे अपनाना चालू कर दिया कि इसकी हिम्मत कैसे हो गई कि इसने इंडियंस को इतनी बुरी तरह से ब्रूटली मारा। दैट इज जस्ट सो रॉन्ग, यू आर नॉट सपोज्ड टू किल एनीबॉडी। यदि कोई गलती करिए आप बताओगे, आप मारोगे नहीं, लॉ भी है वहां पर, आप कोर्ट लेके जाते, जेल लेके चले जाते हैं, बट यू आर जस्ट शूटिंग द पीपल। एंड दोज पर्टिकुलर विलेजर्स दे नेवर हैड गन्स। वो तो बेचारे फेयर में आए हैं, फेयर मतलब मेले में आए थे, आपने उन्हें क्यों मारा? पोस्ट देन दिस, जब ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद में लोग तो स्ट्रीट्स पर आ गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियंस, दे बाय द वे केम टू द स्ट्रीट्स एंड उन्होंने क्लैशेस करना चालू कर दिए, काफी जगह पर उन्होंने बर्न्स कर दिए एंड ऑफ कोर्स वायलेंस होने लगा। एंड दैट्स द रीजन व्हाई महात्मा गांधी हैड टू कॉल ऑफ हिज सत्याग्रह मूवमेंट। ही कुड नॉट नाउ से टू द इंडिविजुअल्स कि आप अब शांति से धरना दो, बिकॉज उस टाइम पर इंडिया की हालत बहुत बहुत डेंजरस थी। Then came the after the next year, or in the year 1920, non-cooperation program. Non-cooperation program. Non का मतलब नहीं, कोऑपरेशन का मतलब कि आप और मैं कोऑपरेट कर रहे हैं, मिल बांट करके हम कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं। नॉन कोऑपरेशन का मतलब अब हम आपस में मिल बांट के कोई चीज डिसाइड नहीं करेंगे, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम किस जगह पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट वॉज डिक्लेयर्ड इन नागपुर। एंड नागपुर, वेयर इज नागपुर? इट्स अ प्लेस इन महाराष्ट्र। And when was this particular program decided? In 1920, in December 1920, non-cooperation program. कांग्रेस का by the way ये so called सेशन चल रहा था, जहां पर उन लोगों ने फिर डिसाइड किया that finally we are going to non-cooperate. What do you mean by non-cooperate? Non-cooperate मतलब हम ब्रिटिशर्स का सपोर्ट नहीं करेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे। What do you mean by हम उनकी बात नहीं मानेंगे? हम उन्हें मारेंगे नहीं, बिकॉज महात्मा गांधी ऑलवेज बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस। हम उनसे फिजिकल फाइट नहीं करेंगे, बट वी आर गोइंग टू ब्रेक देयर बोन्स। ब्रेक देयर बोन्स?
नॉट ब्रेकिंग देयर बोन्स बट ब्रेकिंग द बोन्स ऑफ द फाइनेंशियल पावर, जिसकी वजह से ये ब्रिटिशर्स खड़े हुए थे। जहां जहां से उनको पैसा मिल रहा था, हम हर उस चीज को बॉयकॉट कर देंगे। व्हाट डू यू मीन बाय बॉयकॉट कर देंगे? बॉयकॉट का मतलब हम उस चीज को नहीं यूज करने वाले हैं, हम उस सामान को नहीं यूज करेंगे जो ब्रिटिशर्स हमारे लिए लेकर के आ रहे हैं। लेट्स सी आखिर हुआ क्या। जैसे मैंने कल आपको बताया था, हिस्ट्री इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू लर्न मिस्टेक्स, टू लर्न मतलब वो लर्न क्रैम्प वाला लर्निंग नहीं, बट लर्न मतलब टू अंडरस्टैंड कि उस टाइम पर क्या हुआ था। और यही चीज हम आज भी कर सकते हैं। किसी ने आपके अगेंस्ट में कुछ बुरा कर दिया और आप चले गए उसको मारने के लिए, दैट इज वन वे, दैट्स हाउ इडियट्स फाइट। हाउ डू यू थिंक सेंसिबल पीपल फाइट? They just socially, emotionally, physically, mentally, financially boycott them. यदि उनको वो नहीं पसंद आ रहे, they'll ask their entire, by the way, community, entire group of people, they'll convince, please do not go to this particular place. वो वाले आदमी तो टिक ही नहीं पाएगा, बिकॉज कोई आ ही नहीं रहा उससे बात करने के लिए, कोई उससे पैसे दे नहीं रहा, कोई पैसे ले नहीं रहा, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली ही हैज टू कम एंड गो इन फ्रंट ऑफ यू। यही हुआ। Shocking results, and that was again a novel concept. Let's see. Non-cooperation program was launched in Nagpur in December 1920. Foreign goods were boycotted. जितने भी foreign goods जो ब्रिटेन हमारी कंट्री में डंप कर रहा था, they were completely boycotted. महात्मा गांधी का उस टाइम पर नाम इतना ज्यादा था कि महात्मा गांधी ने बोला, आप उन सारी की सारी चीजों को मत यूज करो, आप अपने बच्चों को उनके इंस्टीट्यूशन से बाहर निकाल दो, आप अपने बच्चों को उनके कॉलेजेस मत भेजो, आप लोग यदि उनकी सर्विस कर रहे हो, आप उनके यहाँ सर्विस मत करो। हर वो चीज जो इंडियन से चाहते हैं आप करना बंद कर दो। धीरे धीरे वो खुद इतने वीक हो जाएंगे कि वो बोलेंगे छोड़ो ये तो वेस्ट ही है। नाउ फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाफ इन 1921 एंड 1922। इंपोर्ट क्लोथ्स का मतलब क्या हुआ? सी, दो तरह की चीजें होती हैं, वन इज नोन एज इंपोर्ट, अनदर इज नोन एज एक्सपोर्ट। नाउ आप लोगों को यह चीज जानना बहुत जरूरी है। इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट, आप बाय द वे अंदर की तरफ में लेकर के आ रहे हो। एक्सपोर्ट का मतलब जो आप चीजें यहां से बाहर भेज रहे हो। अब आप कॉमन सेंस लगा करके सोचो, बीइंग एन इंडियन, व्हाट डू यू थिंक इज गुड फॉर इंडिया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट? यू विल से सर फॉरेन का माल अंदर आना चाहिए, इंपोर्ट, इट इज एक्सपोर्ट। जब आपके यहाँ की चीजें बाहर जाएंगी तो यू विल गेट फॉरेन रेवेन्यू, आपके यहाँ पर उनका पैसा आना चालू हो जाएगा। ओके नाउ, जब महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया, लोगों ने महात्मा गांधी को इतना गॉडली स्टेटस दिया हुआ था कि उन्होंने कहा महात्मा गांधी ने बोला है बंद तो बंद। एंड एक्चुअली में जो चीप मटेरियल आ रहा था फ्रॉम द ब्रिटेन, वो सारे के सारे जो इंपोर्टेड क्लोथ्स थे वो सारे हाफ हो गए। इन द ईयर 1921 टू 1922 ब्रिटिशर्स को ह्यूज पैसा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से मिलता था, लेकिन जैसे ये हाफ हो गया, जस्ट सी दिस फिगर, what is this figure? This figure is from 102 crore rupees turnover in 1 year, it just reduced to 57 crores. और ये मैं आज के 57 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं कब के 57 करोड़ की बात कर रहा हूं, इन द ईयर 1921 एंड 22। आप सोचो उस टाइम पे 102 करोड़ से इमीडिएटली बिजनेस केम डाउन टू 57 करोड़। ह्यूज इंपैक्ट। ब्रिटिशर्स की तो हवा टाइट थी, दे जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शुड वी डू। ये चल क्या रहा है, हमारे कपड़े क्यों नहीं बिक रहे हैं, हमारे कपड़े नहीं बिकेंगे तो हम वहां पर पैसे कैसे लेके जाएंगे अपनी कंट्री में? दैट वाज द प्रॉब्लम। देन महात्मा गांधी लॉन्च अनदर पार्ट, आपने देखा होगा उनका चरखा, द सो कॉल्ड राइट, वो चरखा उन्होंने क्या बनाना चालू किया, दे मेड खादी। महात्मा गांधी सेड अपने यहाँ का कॉटन इतना एक्सपेंसिव है, इतनी हाई क्वालिटी का है, व्हाई शुड नॉट वी यूज इट टू मेक खादी क्लॉथ्स। एंड महात्मा गांधी ने बोला खादी पहनो, आप उससे जो कॉटन होता है उसको वीव करो, उसके थ्रेड बनाओ और उससे अपने कपड़े सिलो। एंड दैट वाज यूज ऑफ खादी इंक्रीज्ड। ये बाय द वे इंक्रीज का साइन है, दैट्स अ शॉर्टकट, इंक्रीज। सो खादी बहुत सारे लोगों ने पहनना चालू कर दिया बिकॉज महात्मा गांधी ने बोला था।
Then now the next topic, now we are going to see what happens जब आप एक कोई सेंटेंस बोलते हो और क्या दूसरा उसको सेम समझता है। आप बोलोगे हाँ मैंने बोला आपको ये करो तो आप यही करोगे ना। हाँ, हर एक सेंटेंस का अलग अलग मतलब लगता है डिपेंडिंग ऑन कौन किसको बोल रहे हो, किस कंडीशन में बोल रहे हो। महात्मा गांधी ने जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो उन्होंने जब जनता को बोला नॉन कॉपरेट तो हर एक ने अपना ही मतलब निकाला। मीन्स एवरी इंडियन एक्चुअली टुक देयर ओन मीनिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया एंड दैट वाज ही डिड नॉट गिव द फर्म गाइडलाइंस। जैसे अभी आपने कोरोना वायरस में देखा होगा, गवर्नमेंट ने बड़ी क्लियरली गाइडलाइंस दिए हुए हैं। यू आर नॉट सपोज टू गो आउट, यू आर सपोज टू यूज हैंकी। In the extreme condition, if you are going out, maintain 3 feet or 4 feet or 5 feet of distance. Wash your hands. So government आपको guidelines दे रहे हैं because government has now realized कि उस टाइम पर mistakes कैसे हुए थे। Now see this. उस टाइम पर वो guidelines नहीं थे तो different meaning of non-cooperation movement, again shortcut sorry, non-cooperation movement क्या क्या लोगों ने निकाले। अवध was a place, अवध के अंदर देयर वाज दिस मूवमेंट व्हिच वाज बीइंग लेड बाय बाबा रामचंद्र। ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। बाबा रामचंद्र वाज अ वेरी फेमस पर्सन इन अवध, जो उस टाइम पर अवध के अंदर एक मूवमेंट चला रहे थे। और ये मूवमेंट किसका था? पीजेंट्स का। और मैंने आपको कल भी बताया था पीजेंट्स का क्या हमेशा प्रॉब्लम होता है कि जो लैंडलॉर्ड होता है वो उनको कुछ काम देता ही नहीं है, या उनको काम देता है तो उनको पैसे नहीं देता। उनको पैसे मिलता है तो उनसे कुछ गलत सलत कुछ भी अंगूठा लगवा करके और उनसे वापस पैसे निकलवा लेता है। उनको खाने को उतना नहीं मिल पाता। सो दैट वाज द प्रॉब्लम। सो अवध के अंदर बाबा रामचंद्र वाज लीडिंग दिस मूवमेंट ऑफ द पीजेंट्स एंड दे स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिंग। अब आप बोलोगे दे स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिंग विथ होम? दे स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिंग विथ लैंडलॉर्ड्स। एंड काफी फनी चीजें हुई। ये मूवमेंट इतना बढ़ गया था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दैट जब बाबा रामचंद्र ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया, बोला कि गांधी जी का मूवमेंट है, लोगों ने बोला हम लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर काम ही नहीं करेंगे, सोशली बॉयकॉट। इनफैक्ट लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पर जो बार्बर आता था शेविंग एंड कटिंग के लिए, उसने भी जाना बंद कर दिया। इमेजिन करो उनके घर से कोई बात ही नहीं करता था, इंटायर विलेज में कोई बात नहीं कर रहा है। लैंडलॉर्ड्स परेशान हो गए ये आखिर क्या चल रहा है। एंड फाइनली they had to by the way come back to this particular part. उनकी बातें माननी पड़ी, राइट। नाउ अवध के अंदर जो पीजेंट्स थे उनकी डिमांड क्या थी? रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू। जो लैंडलॉर्ड्स हाई अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लेते थे, जो पैसे लेते थे, इन पीजेंट्स ने बोला ये रेवेन्यू को बंद करो। इतना सारा आप लगान टाइप का या रेवेन्यू या टैक्सेस हमसे लोगे तो हम तो बहुत गरीब हैं, हम क्या खाएंगे। Abolition of बेगार। What do you mean by the word बेगार? एक्चुअली में इन पीजेंट्स के पास, बिकॉज पीजेंट्स काफी गरीब होते हैं, तो उन पीजेंट्स के पास में उतने पैसे नहीं होते, तो दे यूज्ड टू गो टू द लैंडलॉर्ड और उनसे बोलते थे आप अपनी जमीन का टुकड़ा हमें दे दो, हम उस पर फार्मिंग करेंगे एंड जो भी कुछ आएगा उसका कुछ पार्ट आपको दे देंगे। बट लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर मनी माइंडेड। दे सेड उसके लिए आपको एक रेंट देना पड़ेगा, दैट वाज बेगार। एंड दिस बेगार और द रेंट वाज सो ह्यूज दैट वो बेचारे दे ही नहीं पाते थे। तो वो काम भी करते थे उनकी जमीन पर, बट उनको कभी पैसे पीजेंट्स को खुद मिलते ही नहीं थे, वो सारा का सारा बेगार में ही चले जाता था। देन कम्स द वर्ड व्हाट? द सोशल बॉयकॉटिंग। देन उनके डिमांड्स थे कि यदि किसी लैंडलॉर्ड ने हमें परेशान किया तो महात्मा गांधी ने बोला है नॉन कोऑपरेशन, हम उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम उसे मारेंगे नहीं। वी विल नॉट फाइट फिजिकली बट वी विल नॉट कोऑपरेट। सो आपने देखा महात्मा गांधी कोई टीम लेकर के नहीं आए थे, एक आदमी ने कैसे दुनिया का रुख बदल दिया। एंड ध्यान रखना उस टाइम पे ना तो फेसबुक था, ना इंस्टा, ना स्नैपचैट था, ना बाय द वे यूट्यूब, देयर वाज नथिंग। कोई मीडिया नहीं था एंड उसके बावजूद भी, या जो मीडिया था भी वो केवल पेपर में था जो बहुत धीरे धीरे काम करता था। एंड स्टिल महात्मा गांधी ने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन किया ओनली बाय अ नोवेल कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट। लेट्स मूव अहेड। द सेकंड जो डिफरेंट मीनिंग निकाला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का लोगों ने, देयर वाज दिस प्लेस व्हिच वाज नोन एज गोदम हिल्स।
आप इसको गुडेम भी बोल सकते हो, गुडम भी बोल सकते हो. सो देयर वाज, एंड दिस वाज इन आंध्र प्रदेश. सो आंध्र प्रदेश के अंदर देयर वाज दिस गुडेम हिल्स. यहाँ पर भी बड़ी फनी चीजें हुई. देयर वाज दिस पर्टिकुलर पर्सन नोन एज सीताराम राजू, एल्लरी सीताराम राजू. Now this Ellery Sitaram Raju, in the year 1920, when this non-cooperation movement was, being widespread everywhere at all and everybody was following, ये बहुत बड़ा भक्त था महात्मा गांधी जी का. But भक्त with a tweak, with a turn, with a twist. आप बोलोगे क्या ट्विस्ट? सीताराम राजू ने अपने आप को बोला मैं गॉड मैन हूँ, मैं भगवान का डायरेक्टली अवतार हूँ. इनफैक्ट उसने बोला मैं विष्णु जी का 11वां अवतार हूँ, आप मेरी पूजा करना चालू करो. उसने कुछ अच्छी बातें बोली, बट कुछ जरूरत से ज्यादा आगे चले गए. वो इतना ज्यादा अपने आप को भगवान मानने लगे. उन्होंने कुछ अच्छी बातें ये बोली. उन्होंने बोला अबॉलिशन ऑफ लिकर, अबॉलिशन ऑफ अल्कोहल, दैट पीपल शुड अबॉलिश अल्कोहल, विच इज अ वेरी गुड थिंग. अल्कोहल इज एक्चुअली अ कर्स टू द सोसाइटी. तो ये बहुत अच्छी चीज थी जो उन्होंने बोला. उन्होंने कहा दैट प्लीज डू नॉट ड्रिंक लिकर और अल्कोहल, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है आप लोगों को. ओके. देन ये जो सीताराम राजू जी थे, जो कि अपने आप को 11वां अवतार मानते थे, उनकी कुछ कहानी में ट्विस्ट भी था. उन्होंने महात्मा गांधी को तो फॉलो किया, बट उनके नॉन वायलेंस को नहीं. उन्होंने बोला कि महात्मा गांधी ने ही बोला है कि सब लोग फाइट करो, फिजिकली फाइट करो. जब भी कोई आएगा आपके फॉरेस्ट के अंदर, आप उसे मार दो. एंड वहां से चालू हुआ द गुरिल्ला मूवमेंट. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गुरिल्ला? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज आर दोज गोरिल्ला, GO वाले गोरिल्ला नहीं, ये हैं गुरिल्लास. नाउ व्हाट आर दीज गुरिल्लास? गुरिल्लास आर दोज सेट ऑफ पीपल जो केवल क्या करते हैं, छुप छुप करके मारते हैं. सामने कभी फ्रंट से नहीं मारेंगे, छुप छुप करके मारेंगे. And they used to kill the people of either Britishers या ब्रिटिश के लोगों को. Now, गुडेम हिल्स के अंदर जो फॉरेस्ट थे, ये जो लोग बाग थे, जो सीताराम राजू के अंडर में जो लोग बाग थे, ये सोचते थे कि फॉरेस्ट उन्हीं का पार्ट है. मतलब क्योंकि ये लोग जंगलों में रहते थे, जैसे ट्राइबल लोग होते हैं, ये वैसे ही वाले लोग थे. इनको लगा कि अब हमारा जंगल हमारा हो गया है, अब ब्रिटिशर्स उसके अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने एक अलग ही गलत मतलब निकाला किस चीज का, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का. महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब था आप ब्रिटिशर्स को सपोर्ट मत करो विदाउट बीइंग फिजिकली इंडल्जिंग विद देम. इन्होंने अपना ही मतलब निकाल दिया. एंड प्लस उन्होंने बोला तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे साथ तो साक्षात विष्णु जी का 11वां अवतार है. पीपल ब्लाइंडली फॉलोड सीताराम राजू in the year 1920 and they formed a militant guerrilla. मिलिटेंट्स बन गए ये लोग. इन लोगों ने जगह जगह पर ब्रिटिशर्स को शूट करना चालू कर दिया एंड वायलेंस बढ़ना चालू हो गया. इन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट हैं गुडेम हिल्स, वो अब हमारे हैं, क्योंकि महात्मा गांधी ने बोला है नॉन कॉपरेट, मतलब जो चीज भी अब आपके भाष्य में आती है वो आपकी हो गई. अपना ही मतलब निकाला. इन सारी की सारी चीजों को देख करके ब्रिटिशर्स गॉट डीपली डीपली एंग्वेस्ड. ब्रिटिशर्स ने सीताराम या राजू को बाय द वे डिटेन किया, जेल में डाला एंड फाइनली उसको एग्जीक्यूट कर दिया गया, लटका दिया, हैंग टिल डेथ. ओके. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट व्हिच वाज द प्लांटेशन वर्कर्स. आसाम के अंदर आपको मालूम है टी, आपने एड्स देखे होंगे, ताजमहल, अरे वाह उस्ताद वाह. आपने देखा होगा दैट ये जो आसाम की जो टी लीव्स आती हैं, ये वर्ल्ड वाइड फेमस है एज हर्ब्स टू मेक टी. नाउ दिस आसाम टी इज वेरी एक्सपेंसिव. उसकी जो लीव्स होती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं और आज के तारीख तक वो एक्सपोर्ट ही होती हैं. जो हमारे यहाँ पर आता है वो केवल पाउडर्ड वर्जन आता है. यदि आप उनके वहाँ पर देखो जो एक्सपोर्ट होगा वो लीव्स वाला होता है, लंबी लंबी लीव्स होती हैं उसके अंदर. नाउ आसाम के अंदर जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, प्लांटेशन वर्कर्स कौन होते हैं? जब प्लांट्स की नई नई पत्तियां आएंगी तो ये उन प्लांट्स को आपने देखा होगा काफ़ी सारे डिस्कवरी चैनल वगैरह में, वो लेडीज़ होती हैं, उनके बाय द वे ऐसे सर के ऊपर में एक टोकरी सी लगी रहती है पीछे की तरफ में, और वो ऐसे पत्तियों को निकालती हैं एंड दे स्टार्ट पुटिंग दिस. नाउ व्हाट हैपेंड, द प्लांटेशन वर्कर्स इन आसाम सेड दैट अब तो महात्मा गांधी ने हमें बोला है कि ये तो हमारा ही हो चुका है. और उनका हमारा होने का मतलब क्या था?
उस टाइम पर देयर वाज अ लॉ विच वाज बीइंग पास्ड बाय द ब्रिटिशर्स। उस लॉ का नाम था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 के रूल्स के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने क्लियरली ये बोला था कि प्लांटेशन के जो वर्कर्स हैं, जो प्लांट के अंदर काम कर रहे हैं, प्लांट के अंदर मतलब जो टी गार्डन्स है उसके अंडर में जो काम कर रहे हैं, वो उस टी गार्डन को छोड़ करके बाहर गेट्स खोल करके नहीं जा सकते, अदरवाइज हम उन्हें जेल में डाल देंगे या गोली मार देंगे, which was of course a bad law। बट जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आया, इन लोगों ने ये मतलब निकाला कि महात्मा गांधी के मूवमेंट की वजह से अब हम प्लांटेशन से बाहर भी जा सकते हैं। हम लोग जिस गांव से आए हैं हम लोग उस गांव पे भी जा सकते हैं ना। ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ज़्यादा पैसा उनको इस पर्टिकुलर टी से मिलता था, और ये बहुत ही स्किल्ड वर्कर्स थे जो उस पर्टिकुलर प्लांटेशन में काम करते थे। अब यदि सब लोग अपने अपने गांव चले जाएंगे तो ब्रिटिशर्स का काम कौन करेगा? बिकॉज ब्रिटिशर्स तो इंडियंस को एक ही चीज मानते थे, स्लेव्स। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम हैपेंड। प्लांटेशन वर्कर्स को लगा महात्मा गांधी ने बोला है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब हम प्लांट को या गार्डन को, आसाम के जो टी गार्डन्स हैं उसको छोड़ करके अपने अपने गांव में जा सकते हैं या उनसे लिंक मेंटेन कर सकते हैं। सारे के सारे ना एक ग्रुप बना करके पहुंच गए स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए कि अब हम वहां पर जाएंगे। ट्रेन तो नहीं आई, ब्रिटिशर्स वहां पर आए और उन्होंने इनको बहुत मारा और जेल में डाल दिया। एंड दे वर बीइंग बैडली ब्रूज्ड एंड बैडली ब्रोकन। सो आपने देखा कि मूवमेंट तो बहुत अच्छा था, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, बट इट वाज नॉट बीइंग प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड। या लोगों ने अपनी ही स्टोरी अलग अलग वर्जन बनाना चालू कर दिया। लोगों ने अपना ही कुछ एक नई कहानी बना दी। अच्छा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। एंड दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम व्हाई दिस मूवमेंट failed so drastically. And then there was a new movement being held up. But as of now, we'll stop this particular topic right over here. So आज हम यहीं तक ही करेंगे। कल हम देखेंगे इसके आगे that what actually were the main cause। आपको मालूम है जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था उस टाइम पे हजारों लाखों लोगों ने अपने अपने जॉब छोड़ दिए थे ब्रिटिशर्स के अंदर। बच्चों ने स्कूल से अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स ले लिए थे बिकॉज दे नेवर वांटेड टू स्टडी इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटिशर्स। प्लांटेशन वर्कर्स बाहर निकल गए थे। यहाँ वो अवतार द गॉडमैन, द सीताराम राजू, वो मिलिटेंट गुरिल्ला ग्रुप उन्होंने बना लिया था। यहाँ पर द बाबा रामचंद्र ने अवध के अंदर पीजेंट्स का एक पूरा का। सो एवरीबडी वाज डूइंग समथिंग और द अदर, बट कोई भी फोकस्ड नहीं था। नाउ इससे जब मैंने आपको कल का लेक्चर दिया था, व्हाट डिड यू लर्न? आपको जब भी कभी कोई टीचर लाइक मी और आपके स्कूल के टीचर्स, मॉम, डैड, हूसोएवर इट इज, जो भी सीनियर्स हैं जो अच्छी बातें आपको बताते हैं, वो आपको बहुत ही ओल्ड फैशन लगती होंगी, मुझे भी लगती थी। इशू इज वो लोग आपको हमेशा एक ही चीज सिखाते हैं, फोकस करो, स्ट्रीमलाइन करो अपनी एनर्जी को। यदि आप एक ही ढंग से पहले एक काम कर लोगे, आपके पास में दूसरा काम करने का बहुत टाइम होगा। इमेजिन करो, अभी ये वीडियो करीबन 30 मिनट्स 35 मिनट्स का है। यदि आपने ये वीडियो देख लिया और कल का वीडियो भी आपने देख लिया, टेक्निकली आपका मोर देन अराउंड 50% चैप्टर और द बिगेस्ट वेटेज मार्क्स वाला चैप्टर हिस्ट्री में खत्म हो गया और आपको कुछ लर्न करने की भी जरूरत नहीं है। अब जब भी कभी शीट्स आएंगे एंड क्वेश्चंस आएंगे, यू जस्ट नीड टू आंसर द शीट्स एंड दैट्स ऑल इज डन। उसके बाद में आप पूरा दिन खेलो ना। इफ यू वांट टू प्ले क्रिकेट इनसाइड, अभी के लिए, इफ यू वांट टू प्ले लूडो, इफ यू वांट टू प्ले पबजी, इफ यू वांट टू प्ले व्हाटएवर, यू कैन डू, नोबडी इज स्टॉपिंग यू, बिकॉज आपने अपना काम कर लिया। But when you do not listen to the instructions properly given by parents or teachers or whosoever that uncool gang is, then it becomes a problem. So पहले चीजों को समझो कि वो क्या चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, and then decide whether we would like to cooperate or non-cooperate. So this is all from my side. Tomorrow we'll continue with the same topic. आज आपके पास में 2 lectures हैं, तो आपके पास में 2 sheets आएंगी. One of substitution method in mathematics and another is the history. Okay? Enjoy guys. See ya. Take care and remain indoors please. Till the time this coronavirus is not being lifted up. Okay. Thank you.